तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए छोटा सा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। कैसे बोला है? काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। फिर से पढ़ेंगे। यहां तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए और यूपी एपीओ में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन आप लोगों के लिए छोटा सा। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जितने बच्चे अभी नहीं आए जल्दी से आ जाओ फटाफट से। नोटिफिकेशन तो चला गया होगा आप लोगों के पास में। गुड मॉर्निंग मिनी रिमी। आज फरवरी का है सर? फरवरी नहीं है, फरवरी नहीं है, मार्च वाला हम लोग करेंगे। ये तो आप लोगों का ऐसे ही है। मार्च का हम लोगों ने बोला था एमसीक्यू के लिए। मार्च का एमसीक्यू आप लोगों को जो है बाद में मिलेगा, एक दो दिन बाद। जनवरी का और फरवरी का हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं 2025 का। झारखंड एपीयू एग्जाम होगा या नहीं होगा? अभी तो देखो चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे मिनी। अभी तो चांसेस नहीं लग रहे हैं इसके हटने के पीछे। ठीक है, फिलहाल आप आज की क्लास पर आ जाओ जल्दी से सारे बच्चे। तमिलनाडु में पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन की मान्यता मिल चुकी है, यानी कि मंजूरी मिल चुकी है। ये एक समुद्री जीव है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये है डुगोंग, ये एक समुद्री जीव है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये हमारा भारत है, ये हो जाएगा श्रीलंका, बीच में क्या हो जाएगा? पाक स्ट्रेट। इधर क्या हो जाएगा? ये पाक की खाड़ी हो जाएगी भैया भैया, पाक की खाड़ी। इधर हो जाएगी मन्नार की खाड़ी। यहीं पर है क्या? राम सेतु आप लोगों का, जो किससे बना है? कोरल से। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये जो पाक की खाड़ी है ना, इधर है मन्नार की खाड़ी। तो देखो क्या लिखा है, ये है आप लोगों का आईयूसीएन की मान्यता मिली है। ठीक है, पाक की खाड़ी में। तो ये जो है इस वाले एरिया में है, इस वाले एरिया में। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पाक की खाड़ी कहां पर आप लोगों की, गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है, और बीच में कौन सी जल संधि आप लोगों की? पाक जल संधि, या फिर पाक वाटर स्ट्रेट भी हम लोग इसको कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग, इसका जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? ओमकार फाउंडेशन ने रखा था, याद रखेंगे। अभी स्वीकृति किसने दी है? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, 1948 में बनी है। हेडक्वार्टर कहां पर है सर जी इसका? इसका हेडक्वार्टर बच्चों जेनेवा के अंदर है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आप लोगों को याद रखना है विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 आबू धाबी में। देखो आपसे पूछ लेगा, यूपी एपीओ के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जिनकी आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो ना, कि सर ये कैसे बन गया क्वेश्चन। छोटी छोटी न्यूज, जितने भी छोटी छोटी समिट है, चाहे छोटे छोटे स्पोर्ट्स हो, जैसे आज जूनियर वाले पूछ लेते अंडर 19 के, अंडर 17 के। इसके साथ साथ जो छोटे अवार्ड से पेन पेंटर है आप लोगों का, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर है, पर्सन ऑफ द वुमेन अभी मिला है। आप लोग मुझे बताओ जल्दी से किसे मिला है पर्सन ऑफ द वुमेन? ठीक है, तो ये जो है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वीकृति कहां पर मिली? तो आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ लेगा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कहां पर हुआ है? तो आबू धाबी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ, या फिर इसका वेन्यू क्या था? तो याद रख लेंगे आबू धाबी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन ने मंजूरी दी है, उसका उद्घाटन जो हुआ है वो कहां पर है? तो याद रखेंगे पाक की खाड़ी में हुआ, तमिलनाडु राज्य के अंदर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का वेन्यू क्या था? तो याद रखेंगे आप लोग आबू धाबी। इसके साथ साथ आईयूसीएन को भी याद रखेंगे। ठीक है, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में आपको बता चुका हूं बच्चों। ठीक है, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? मुझे बताओ जल्दी से, हेडक्वार्टर बता दो आईयूसीएन का आप लोग मुझे। जेनेवा होगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड होगा क्या? नीलू ने आंसर किया है भी ग्लैंड। क्या हो जाएगा? क्या कोलोंगी होगा या फिर लुसाने होगा? आप लोग आंसर कीजिएगा जल्दी से, जो बच्चे पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा? अभी मैंने लिखा था यहां पर जेनेवा, एक हो जाएगा ऑप्शन ग्लैंड, एक है कोलोंगी आप लोगों का। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, तब जाके भी आप लोगों को याद नहीं हो पा रहा है।
अलीना ने बताया ग्लैंड, बिल्कुल ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आपको याद रखना है स्थापना तिथि 21 सितंबर 2022 तमिलनाडु सरकार। छोड़ दो, ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। बस ये याद रखना है कौन से स्टेट में हुआ है, तमिलनाडु के अंदर। कहां पर, पाक की खाड़ी में स्टेटमेंट आ सकता है। और किसने दी है मान्यता, आईयूसीएन ने। आईयूसीएन हम लोग पढ़ चुके 1948, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहां पर हुई है सर जी, आबू धाबी में हुई है। इतना सा आप लोगों को याद रखना है। पारिस्थितिकी महत्व, चुनौतियां, छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा इसमें से। बस एक चीज याद रख लेना आप लोग, एक चीज याद रख लेना, ये जो आईयूसीएन है ये एक रेड लिस्ट, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक आपसे पूछ लेगा रेड डाटा जो बुक है आपकी वो कौन रिलीज करता है, तो याद रख लेना आईयूसीएन रिलीज करता है। इसके अंदर वो सारी प्रजातियां, वो सारी स्पीसीज होती हैं जो खत्म होने की कगार पर है। इस रेड लिस्ट के अंदर वो सारे जीव जंतुओं का नाम शामिल है जो विलुप्त होने वाले हैं, इस संसार से खत्म होने वाले हैं या फिर खत्म होने की कगार पर बिल्कुल खड़े हैं। उस लिस्ट में जो है तब जाके उनका जो इस लिस्ट में नाम आएगा रेड डाटा बुक के अंदर। तो आप लोग याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए जल्दी से। जितना आप लोगों ने पढ़ा भी पहला टॉपिक, तमिलनाडु में पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की मंजूरी दी है आईयूसीएन ने। ठीक है जी, आपसे पूछ लेगा कहां पर हुआ है, आबू धाबी में। ये ठीक है, हाँ एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो संकटग्रस्त प्रजातियां है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किया नामित। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे, हाल ही में भारत सरकार का कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। ठीक है जी, इंडिया ये क्या हो जाएगा, इंडिया डिजिग्नेटेड आईआईटी मद्रास एज अ यूनाइटेड नेशंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो बस क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में भारत सरकार ने कौन से संस्थान को जो है क्या क्या नामित किया है, संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो बस याद रख लेना डायरेक्टली आप लोग, क्या हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। ठीक है, बस इतना से याद रखना, कुछ नहीं। घोषणा न्यूयॉर्क में आयोजित यूएन कार्यक्रम में, छोड़ दो इसको। उद्देश्य ग्लोबल साउथ देशों के लिए एआई क्षमता निर्माण, कौशल विकास और समावेशी, छोड़ दो, कुछ नहीं याद रखना आप लोगों को। बस ये याद रखना कि आईआईटी मद्रास को शामिल किया भारत ने, और कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। इंटरनेशनल यूनाइटेड, शबनम ये यूनियन होगा, यूनाइटेड नहीं होगा, यूनियन होगा। आगे आ जाओ। आईआईटी मद्रास वैश्विक हब एआई संधान नेटवर्क का हिस्सा, छोड़ दो, कुछ नहीं है काम का इसमें। प्रमुख तथ्य फरवरी 2026, हाँ बस ये फैक्ट काम का आप लोगों के, ये नोट डाउन कर लेना। फरवरी 2026 में जो है भारत जो है एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। और इंडिया एआई मिशन जो चल रहा है उसमें हर साल 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई से रिलेटेड। ठीक है, ये जो सेंटर घोषित किया गया, ये जो सेंटर नामित किया है, नॉमिनेशन किया गया है एआई के लिए, इस सेंटर के अंदर क्या होगा, हर साल 1 करोड़ लोगों को एआई के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और फरवरी 2026 में भारत क्या करेगा, भारत एआई इंपैक्ट समिट की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, भारत इसको होस्ट करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो हमारी क्या हो जाएगा, एआई इंपैक्ट समिट 2026 का मेजबान देश कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा, प्यारा भारत। आगे चले, अब मुझे बता दो जल्दी से, एक मंत्री, एक अभी हाल ही में एक एआई मंत्री नियुक्त हुई है, कौन से देश में एआई मंत्री। ठीक है, बताना मुझे कौन सी कंट्री है वो, और उसका नाम भी आपको बताना है मुझे। एआई मिनिस्टर आप लोगों को पता होगा, ज्यादातर बच्चों को, मोरक्को में हुई है क्या, शबनम नहीं, मोरक्को तो नहीं है, अल्बानिया होगा या अल्जीरिया होगा, बताओ जल्दी से। ऑप्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग बता रहे हो मिस एआई, आपने बताया मुझे, जो मोरक्को बता रहे हैं जितने बच्चे, मिस एआई 2024 से केंजा लेली मोरक्को की। अल्बानिया, मिली साहू ने आंसर दिया डिएला, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है डिएला।
ठीक है, और क्या हो जाएगा, अल्बानिया, अल्बानिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एआई हम लोग रिकॉल कर लेंगे, कौन है एआई टीचर, कौन है इंडिया की पहली, जिसका नाम है आयरिश, 4 पहिए लगे, फीमेल है। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका हो जाएगी, आप लोगों को याद रखना है। मिस एआई 2024 केंजा लेली मोरक्को की है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ग्लोबल इंडिया एआई समिट नई दिल्ली में हुई थी 2024 के अंदर, उद्घाटन किसने किया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इसके साथ साथ आदिवानी ऐप, ये एआई चैटबॉट है हमारा, एक ट्रांसलेशन ऐप है जिसका भी बीटा एडिशन चल रहा है, बीटा मतलब अभी ट्रायल चल रहा है इसका। ठीक है, आदिवानी ऐप जो छह भाषाओं को जो है ट्रांसलेट करेगा आपस में, और उसमें हिंदी इंग्लिश भी मौजूद है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी बच्चों, 8 हो जाएंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो 72 है, ये भी आपको याद रखना है। कौन जारी करता है, आईएमएफ इसको जारी करता है। ठीक है, तो एआई से रिलेटेड आपने सारी चीजें रिकॉल कर ली हैं। ठीक है, एआई से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने रिकॉल कर ली है। अब मुझे एक चीज और बता दो, मैग्मा एआई, मैग्मा एआई एक प्लेटफॉर्म है, वो किसने लॉन्च किया, कौन सी कंपनी ने, जो आपकी हैंड रिटन मैगजीन है ना उसमें अवेलेबल है ये टॉपिक, मैग्मा एआई। अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखी है मैगजीन तो मुझे बता दीजिएगा जल्दी से, मैग्मा एआई किसने लॉन्च की थी, कौन सा वो। एआई की रैंक है, सना खान एआई में है, इंडिया की रैंक 72, फर्स्ट पोजीशन पर है आपका सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट पर है सिंगापुर, और भारत की रैंक है 72वीं। मैग्मा एआई जितने बच्चे हैं क्लास में अभी लिख लेना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था मैग्मा एआई। ठीक है, मैग्मा एआई किसने लॉन्च किया सर जी, ये किया है आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ने। हाँ बुशरा, केरल ने प्रवासियों के लिए अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना, जिसका नाम है नोरका केयर, नोरका केयर पहल किसने शुरू की है, या फिर ये दुर्घटना बीमा योजना है, आपसे पूछ लेगा किसने शुरू की है, नोरका केयर। तो बस क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि हाल ही में जो है, हाल ही में प्रवासियों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है जो स्वास्थ्य से संबंधित तो होगी, हाल ही में जो है दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किसने शुरू की है, तो याद रख लेना केरल ने लॉन्च की है। बस इतना सा याद रख लेना, जो नोरका केयर आपकी योजना है कौन से स्टेट से संबंधित है, केरल से। किस लिए चलाई, कि जितने भी प्रवासी केरल के अंदर है उनका जो है दुर्घटना बीमा कराया जाएगा इसके तहत। और कुछ नहीं आप लोगों को पढ़ना, बस याद रख लेना यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। ठीक है, बस इतना से आपको याद रखना है, प्रवासी केरलवासी और विदेश में पढ़ रहे छात्रों के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ये भी आपको याद रखना। लागू होने की तिथि 1 नवंबर 2025, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसमें कवर होगा, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर होगा। लाभ केवल ये नोरका आईडी कार्ड धारकों को मिलेगा। ये बस आपके पढ़ने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि योजना क्या है। ये फैक्ट्स बस खाली आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी बच्चे को डाउट ना रहे कि सर योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा। इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। उद्देश्य क्या है, प्रवासी मलयालियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना, बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ये बस इसीलिए लिखा है यहां पर, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि असल में ये योजना है क्या। ठीक है, बाकी ये फैक्ट नहीं आएंगे पेपर में कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कितने का है, दुर्घटना बीमा कितने का है। ये बस आपको जो है समझाने के लिए था। क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल ही में प्रवासियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, जिसका नाम है क्या, नोरका केयर, किसने लॉन्च की है, तो याद रखेंगे केरल ने। बस इतना सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। आयुष मंत्रालय ने गोवा में अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ किया है। तो बस आपसे पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि प्रयास क्या है। ये जो प्रयास लिखा है यहाँ पर, प्रयास क्या है, प्रयास क्या है जी, एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र। बस इतना सा याद रखना आप लोगों को। किसने लॉन्च किया है, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया, क्योंकि पहला है तो इंपॉर्टेंट है। बस आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र प्रयास का उद्घाटन किया है। उद्घाटन का अवसर 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हुआ, 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हुआ। उद्घाटनकर्ता श्री प्रताप राव जाधव, आयुष मंत्रालय। और छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना आपको, बस ये याद रख लेना कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, प्रयास किया है,
प्रयास हो जाएगा पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र। ये पूछ लेगा आपसे किसने लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यूएई ने स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है, तो पूछ लेगा ठीक है ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे आप लोग यूएई ने किया है। मुख्य घोषणा ऑटोनोमस मोबिलिटी छोड़ दो, सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड क्या, अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए सुरक्षित डिजिटल छोड़ दो। सेवाएं क्या है, हाई डेफिनेशन मैपिंग है इसके अंदर, फोटो में आप लोग देख रहे होंगे। टेलीमेटिक्स, फ्लीट ऑपरेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये छोड़ दो, ये नहीं पढ़ना आप लोगों को। बस क्वेश्चन यही बनेगा किसने लॉन्च किया है, तो यूएई याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली पेपर में कि ये जो है पहला सोवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया बच्चों, तो याद रखेंगे यूएई ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। स्वचालित वाहनों पर आधारित है, ये जो तकनीक है ये ऑटोमेटिक जो वाहन है ना आपके जो चलते हैं, ऐसे वाहन जिन्हें चलाने के लिए बहुत कम या फिर कोई मानव हस्तक्षेप नहीं चाहिए, जैसे चाइना में चलती है ड्राइवरलेस जो टैक्सी चलती है चाइना के अंदर, उस टाइप के वाहनों को ये कंट्रोल करेगा। बाकी लिडार वगैरह तो फिजिक्स की चीजें, जीपीएस वगैरह आप जानते ही हो, छोड़ देना इन चीजों को। इंपॉर्टेंट है किसने लॉन्च किया है, तो यूएई ने लॉन्च किया, ठीक है। आगे चले अगले टॉपिक की तरफ फटाफट से। भारत की जिनाली मोदी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का यूपी एपीओ है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनका हरियाणा का एडीए है, हरियाणा एडीए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूपी एपीओ जो है इस तरह के अवार्ड पूछता है आप लोगों से, छोटे छोटे जितने भी अवार्ड होते हैं उस टाइप के पूछेगा। भारत की जिनाली मोदी को मिला यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025, तो पूछ लेगा क्वेश्चन में क्या देगा कि यंग यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किसको मिला है, तो जिनाली मोदी को मिला है, भारत की है, याद रखेंगे आप लोग। मुख्य घोषणा की बात करेंगे, यूएनईपी ने 2025 के अच्छा पुरस्कार की घोषणा की है। भारत, केन्या, अमेरिका के नवाचारियों को सम्मानित किया गया। भारत की उपलब्धि, जिनाली मोदी को सम्मान मिला है। केले के फसल अपशिष्ट से पर्यावरण के अनुकूल चमड़ा इन्होंने तैयार किया है, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो नाम याद रखना, जिनाली मोदी, कौन सा अवार्ड मिला है बच्चों वो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपसे पूछ लेगा, जैसा भी आरओ की परीक्षा में पूछा है ना, चिकित्सा का नोबेल कौन से क्षेत्र में मिला है, माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया था, ठीक है। इसी तरीके से पूछ लेगा इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने केले की फसल से अपशिष्ट जो बचता है, केले की फसल अपशिष्ट जो बचती है ना, उसके बाद में क्या बचता है, उसके पत्ते ही बचते हैं। केले की फसल के बाद तो उसका पेड़ जो पूरा पत्तों से ही बना होता है, या फिर कोई छिलके वगैरह होंगे केले के, उससे जो है पर्यावरण के अनुकूल इन्होंने चमड़ा बनाया, चमड़ा, तो काफी अच्छी न्यूज है ये, ठीक है। जितने भी हमारे पर्यावरणविद हैं उनके लिए भी काफी अच्छी न्यूज है, और बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं। देखो तो आपको इतना सा याद रखना है, किस लिए दिया, केले के फसल के अपशिष्ट से इन्होंने एक चमड़ा बनाया जो पर्यावरण के अनुकूल है, बिल्कुल। महत्व क्या है इसका, पानी की खपत घटती है, रसायनों के उपयोग में जो है कमी आएगी, बिल्कुल ठीक है। कार्बन उत्सर्जन उससे कम होगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब मुझे जल्दी से बता दो, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं, ये बता दो जल्दी से। वेटलैंड डे बता दो कब मनाते हैं हम लोग, जल्दी से इसको बताओ, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। पर्यावरण तो सभी बता देंगे, 5 जून। एक होता है वर्ल्ड रेबीज डे, रेबीज दिवस, इसका भी बताइएगा जल्दी से, ये कब मनाया जाता है। वेटलैंड डे बताओ जल्दी से, वेटलैंड बताओ, 2 फरवरी पूनम का आंसर है, बिल्कुल ठीक है, 2 फरवरी, 2 फरवरी बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक चीज और बता दो, ये जो यूएनईपी है ये कब बना था, और इसका हेडक्वार्टर भी बताना आप लोगों को, ये कब बना था और इसका हेडक्वार्टर भी बताओ जल्दी से, यूएनईपी का, इंपॉर्टेंट है यूएनईपी आप लोगों के लिए। रेबीज का आंसर नहीं आया अभी, वेटलैंड डे 2 फरवरी, और आप लोगों ने बता दिया क्या, एनवायरमेंट डे 5 जून। अब बारी है रेबीज डे की, जल्दी से बताओ तो कब मनाते हैं। कल आप लोगों को पता है ना 28 सितंबर था, 28 को ही मनाते हैं हम लोग, ठीक है। 28 को ही जो सरदार भगत सिंह उनकी जयंती मनाते हैं हम लोग, 1907 में शायद उनका जन्म हुआ था, 28 सितंबर को।
और रेबीज डे भी 28 सितंबर को मनाते हैं। यूएनईपी का बता दो फटाफट से जल्दी से, यूएनईपी कब बना है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनईपी 1972, शानू चौधरी का आंसर है 1972, 1972 हेडक्वार्टर। और बताओ जल्दी से हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर? केन्या, केन्या की जगह का नाम बताओ फटाफट से। केन्या लिख दिया मैंने। केन्या में स्पेशल जगह है कोई जिसका नाम पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से? यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी, अलीना और पारुल, बिल्कुल ठीक है, नैरोबी। जब ये 1972 में बना तो क्या इस टाइम पर कोई समिट हुई थी क्या? कौन सी समिट में बना था, मुझे समिट का नाम बता दो जल्दी से। कौन से सम्मेलन के दौरान ये आप लोगों का यूएनईपी बना था? कौन सी समिट उस टाइम पर चल रही थी? कौन सी समिट में बना था आप लोगों का ये जो यूएनईपी बना था? बताना मुझे फटाफट से। रियो नहीं मिली, रियो नहीं है, क्योंकि रियो तो आपका 1992 में है। फिर एक 2002 में होगा रियो 10 आप लोगों का। अर्थ समिट नहीं। स्टॉकहोम आया किसका आंसर? छाया लालवानी और मिली साहू। हाँ अब ठीक है बिल्कुल। स्टॉकहोम समिट चल रही थी, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सम्मेलन चल रहा था आप लोगों का, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में 1972 में। पर्यावरण पर यह पहला सम्मेलन था, इसी के अंदर बना था कि आप लोगों का यूएनईपी बना था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के पालघर में नेटिव फूड मैटर्स पहल का शुभारंभ किया है। तो पूछ लेगा नेटिव फूड मैटर्स पहल जो है किस राज्य ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ये हमारी पर्यावरण मंत्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इनके पास में है, पर्यावरण मंत्री, ठीक है। और मुझे बताओ अभी अभी इनको किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? किस संगठन का इन्हें अध्यक्ष चुना गया था 2025 में? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो, इधर लिख दो फटाफट से। जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, अभी किसी संगठन का इनको एक अलायंस है बड़ा सा जिसका इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, वो भी मुझे बताइएगा जल्दी से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने महाराष्ट्र के पालघर में वाडा स्थित गोवर्धन इको विलेज में पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक अनाज को बढ़ावा देना, जो मिलेट्स होते हैं हमारे अनाज, मोटे अनाज, स्थानीय खाद्य विविधता का दस्तावेजीकरण करना, उनको जो है डॉक्यूमेंट उनके बनेंगे। पालघर थाली की प्रस्तुति, बस इसका आंसर करो फटाफट से आप लोग। बिग कैट अलायंस, यशु त्यागी ने बिल्कुल अच्छा आंसर किया, अलीना की भी ठीक है बिल्कुल। एक है आप लोगों का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसके अध्यक्ष बने हैं ये, ठीक है, अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल ठीक है। इनके साथ में एक उपाध्यक्ष और बने थे, शायद सचिव बने थे। सचिव का नाम और बता दो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सचिव कौन बने थे इनके साथ में? बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने थे आप लोगों के? इसके अंदर 7 तरह की, 7 टाइप की, जो बिल्ली की तरह दिखते हैं ना, बिल्ली की तरह, बिल्ली के तरह दिखने वाले 7 टाइप के इसमें जो है हम लोगों ने जानवर शामिल किए हैं। जैसे आपका चीता है, बाघ है, तेंदुआ है, जो बिल्ली के खानदान से रिलेटेड है, पूरे 7 उनको शामिल किया गया। उनके संरक्षण की बात करता है ये, ठीक है, भारत ने शुरू किया था ये। सचिव का नाम बता दो जल्दी से, मुझे भी याद नहीं है, आप लोगों को ही बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। बस इतना सा याद रखना है। कहां पर स्टार्ट हुई है? महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है, नेटिव फूड मैटर्स पहल। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना इसमें। नई दिल्ली में छठा नदी उत्सव, यूपीएपीओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यूपीएपीओ, जिन बच्चों का यूपीएपीओ होगा, यूपीएपीओ अपकमिंग जो आने वाला आप लोगों का, जिसका पेपर आप लोगों का दिसंबर में हो सकता है, लास्ट में या मिड में। एसपी यादव, साकिब ने बताया एसपी यादव शायद वही है, अभी मैं कंफर्म नहीं उस चीज को लेकर, ठीक है। नई दिल्ली में छठा नदी उत्सव आपसे पूछ लेगा यूपीएपीओ में, छठा, सिक्स्थ जो आप लोगों का रिवर फेस्टिवल, 6th रिवर फेस्टिवल 2025 में कहां पर मनाया गया? तो ऑप्शन आप लोग बताएंगे जल्दी से, तो याद रख लेना नई दिल्ली। नई दिल्ली के लिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था मुझे बताना जल्दी से, जिससे
नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा मिला। कब हुआ था मुझे बताना ये वाला? 69वां संविधान संशोधन। क्या मैं ठीक हूं? दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था, 69वां संविधान संशोधन। और दिल्ली की अब तक कितनी महिलाएं सीएम बन चुकी है ये भी मुझे बता दो आप लोग। दिल्ली की कितनी महिलाएं अभी जो है सीएम बन चुकी है? वो भी 239 डबल है। बिल्कुल ठीक है शानू, 1951 में एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, हाँ बिल्कुल एनसीटी का दर्जा मिला था, एनसीटी का। याद रखेंगे आप लोग, एनसीटी दिल्ली। और दिल्ली की 4 मुख्यमंत्री बन चुकी हैं अभी तक। एक थी कौन आपकी? शीला दीक्षित, शीला दीक्षित बच्चों। एक थी सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। एक थी आप लोगों की आतिशी मरलेना, आतिशी मरलेना अभी बनी थी आम आदमी पार्टी की, आतिशी मरलेना। और अभी कौन है? बीजेपी की रेखा गुप्ता। तो 4 सीएम बन चुकी है, रेखा गुप्ता चौथे नंबर की है। रेखा गुप्ता ही नाम है ना? हाँ जी, ये चौथे नंबर की। आपसे पूछ लेगा कौन सी नंबर की है। विधानसभा सीटें कितनी है? 70। ये याद रख लेना आप लोग। लोकसभा 7, विधानसभा 70। बस इतना सा याद रखना आप लोगों को। मेरी नदी की कहानी, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। उद्घाटन किसने किया? दिल्ली में छठा नदी उत्सव हुआ 2025 का। उद्घाटन किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने। मंत्री जी का नाम भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फैक्चुअल डेटा पूछता है यूपीएफओ। नमामि गंगे परियोजना नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए केंद्रित है, आपको पता है। अतिक्रमण रोकने और धार्मिक सांस्कृतिक नदियों का संरक्षण करने के लिए। जब आप लोग जाओगे बिजनौर की साइड में, बड़ा सा बैराज बना हुआ है नमामि गंगे का, जो अभी फुल हो गया था, पूरा नेटवर्क स्टक हो गया था। अलीना मैंने यही बताया है कि यूपीएफओ में आपसे पूछा जा सकता है कि छठे नंबर का नदी उत्सव, छठा नदी उत्सव या फिर 6th रिवर फेस्टिवल 2025 कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ। याद रखना आप लोगों को। मंत्री जी का नाम भी याद रखना है, सीआर पाटिल, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नमामि गंगे परियोजना नदियों की स्वच्छता की बात करती है और उनका धार्मिक सांस्कृतिक नदियों का संरक्षण की भी बात करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पहल का? इस नदी उत्सव का ऑब्जेक्टिव क्या है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आईजीएनसीए द्वारा आयोजन। तो याद रख लेंगे आप लोग, इसकी फुल फॉर्म आप लोग चेक कर लेना। मेरी नदी की कहानी डॉक्यूमेंट्री फिल्में है ये, इस तरह की फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई। जैसे गोताखोर है, लुप्त होते गोताखोर समुदाय, भारत का नदी पुरुष, इस तरह की फिल्में जो है इसमें प्रदर्शित की गई थी। ये आपको याद रखना है। आप किसी को कुछ पूछना है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी का? 4th नंबर मैंने बताया था रेखा गुप्ता। 4 नंबर की पहले शीला दीक्षित, फिर सुषमा स्वराज आपकी जो हमारी विदेश मंत्री रह चुकी है। इसके बाद आतिशी मरलेना आम आदमी पार्टी की थी। और अभी कौन है? रेखा गुप्ता। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली, एनसीटी दिल्ली का दर्जा मिला। 239 AA आर्टिकल दिल्ली से संबंधित है। लोकसभा कितनी सीटें? 7 है। और विधानसभा हो जाएंगी 70। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा सना एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक चल रहे हैं ना, छोटे छोटे जितने भी न्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएपीओ के लिए। इसी तरह की करंट अफेयर आती है यूपीएपीओ में। तेलंगाना ने विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम, आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा पेपर में, रैंप प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है? तो याद रख लेना, तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक ने इसमें सहायता किया। किसकी? तेलंगाना की। किस लिए? महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देना, माइक्रो स्मॉल्स, ठीक है। एमएसएमई आप लोग पढ़ते हो ना, एमएसएमई सेक्टर हमारा सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग जो है हमारे, एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें ज्यादातर जो है महिलाएं जो है उसका नेतृत्व करेंगी। मतलब जो छोटे हैं ना उद्योग, हमारे छोटे उद्योग, उसमें जो है महिलाएं अपना खुद का रोजगार लगाएंगी। इस चीज को बढ़ावा दे रही है कौन? आप लोगों का तेलंगाना गवर्नमेंट। समझ में आया आप लोगों को? इससे अलग अभी कोई क्लास नहीं है, इससे अलग कोई क्लास नहीं है। इसी क्लास में आपको जनवरी का एमसीक्यू करा चुके, फरवरी का करा दिया, इसी तरीके से मार्च का भी आप लोगों का होगा। और धीरे धीरे करते करते अगस्त तक का हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से हम लोग रिवीजन कर लेंगे सारी चीजों का, यहीं पर क्लास के अंदर ही, कोई अलग से आपको क्लास नहीं करनी है। तो बस इतना से याद रखना है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया रैंप कार्यक्रम? तेलंगाना ने। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के। अब मुझे बता दो जल्दी से, वर्ल्ड बैंक कब बना है, कब बना, और इसका हेडक्वार्टर बता दो फटाफट से।
तेलंगाना सरकार की वैभव पहल ने हैदराबाद में रैंप महिला त्वरक कार्यक्रम की बैच की शुरुआत की है। ये याद रखना, सहयोगी संस्थाएं विश्व बैंक और भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय। बस इतना से याद रख लेना, छोड़ो। बस स्टेट का नाम याद रख लेना, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू की है, भारत सरकार भी शामिल है। चयन प्रक्रिया 300 आवेदनों में से 45 महिला नेतृत्व का चयन होगा। ये स्टार्टअप 13 जिलों से आए हैं। अवधि बैच की अवधि मार्च 2027। छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ना, बस डायरेक्टली याद रख लेना। रैंप कार्यक्रम तेलंगाना ने स्टार्ट किया, किसकी मदद से? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक कब बना आपको सभी को पता है, 1945 में बना है। हेडक्वार्टर बता दो फटाफट से कहां पर है, क्योंकि 1944 में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड समिट हुई थी और दो संगठन बने थे, एक था वर्ल्ड बैंक, एक था आईएमएफ, एक था आप लोगों का आईएमएफ। 1945 हेडक्वार्टर और बता दो जल्दी से फटाफट से, हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा इसका? हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा जल्दी से बताइएगा आप लोग, रिवीजन करो रेगुलर। ऐसे वॉशिंगटन डीसी, हाँ मिली, ठीक है, वॉशिंगटन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलो फटाफट से लिख लिख के चीजें याद करो। जैसे संडे आएगा पहले पिछला रिवीजन करो, उसके बाद अगले वाला चाहे एक ही टॉपिक पढ़ो आप लोग, लेकिन पिछला रिवीजन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल यूपी एपीओ के हिसाब से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है यूपी एपीओ। जितने भी काम पहली बार हो रहे हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर हो, चाहे वो भारत के अंदर हो, जैसा समलैंगिक विवाह जो सेम सेक्स मैरिज होती है उसको मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड बन चुका है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा। टाइमिंग बढ़ती है 11:30 से होती है, 11:30 से क्लास करंट अफेयर की। इसके बाद जस्ट मेरी क्लास है 12:30 बजे से मीडियाबिलिटी की, उसमें आ जाना सारे बच्चे, ठीक है, उसी में आना आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी एपीओ वाले बच्चों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पेस टेक स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? स्पेस टेक स्टार्टअप ने जो है, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल संस्था का नाम याद रखेंगे। कहां पर लॉन्च हुआ है सर? चेन्नई में लॉन्च हुआ है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा। तो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, कैसे पूछेगा क्वेश्चन? पूछ लेगा हाल ही में जो है भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किस राज्य में स्टार्ट हुई है? तो तमिलनाडु। किस शहर में स्टार्ट हुई है? तो चेन्नई। बिहार एपीओ के अंदर मेंस जब होगा आप लोगों का, या यूपी का मेंस होगा, सॉरी हाँ बिहार में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, यूपी में भी आता है, चर्चित स्थल चर्चित व्यक्ति पूछ लेगा। चेन्नई अभी, थाईलैंड वो एशिया का बना है, नीदरलैंड वर्ल्ड में पहले नंबर पर है, थाईलैंड जो बना है वो दक्षिण एशिया साउथ एशिया का तीसरा देश बना है हर्षिता। पहले आपका ताइवान है, एक नेपाल भी शायद बन चुका है, अभी मुझे याद नहीं है वो डेटा, ताइवान भी बन चुका है, और एक आप लोगों का तीसरा बना था थाईलैंड। थाईलैंड देखो, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे फैला दो इसको, इधर ये म्यांमार हो गया आप लोगों का, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो इधर इधर वाली साइड में जो है नीचे की तरफ चलोगे तो ये हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया एशिया, ठीक है। तो इस वाली साइड में आओगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? साउथ एशिया। ये साउथ वाला पार्ट है एशिया का। तो साउथ एशिया का थर्ड नंबर का कंट्री बना था कौन आप लोगों का? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरे नंबर का देश बना था दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का। पूरे वर्ल्ड की बात करो तो हो जाएगा नीदरलैंड। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, नीदरलैंड याद रख लेना। सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने लगाया है, याद रख लेना। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसने पब्लिक प्लेस पर बुर्का या मुंह ढकना मना कर दिया, पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। पहले नंबर पर जो है एक मिनट रुकिएगा, कोई बच्चा बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ मुझे, दक्षिण एशिया का बताओ, पहला दूसरा कौन सा है? ताइवान, नेपाल और थाईलैंड। मिली ने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक है मिली, ताइवान भी है, नेपाल भी है, और आप लोगों का तीसरा बना है कौन सा? थाईलैंड। कोई और बच्चा बताना चाहेगा इसका आंसर? थाईलैंड बना है तीसरे नंबर का, दक्षिण एशिया का। और दक्षिण एशिया का मुझे बता दो जल्दी से, जो मैंने बताया ना दक्षिण एशिया, जो साउथ एशिया दक्षिण एशिया,
साउथ एशिया से रिलेटेड एक संगठन का नाम बता दो जल्दी से, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो जो केवल बात करता है दक्षिण एशिया के देशों की, जितने भी साउथ एशिया के देश है उनकी बात करता है। जल्दी से नाम बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? नाम बताइएगा जल्दी से फटाफट से। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। याद रख लेना, कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है इसको, इस रॉकेट को याद रखेंगे सभी को। हाँ, सार्क बिल्कुल ठीक बताया ईशु त्यागी ने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षेस, दक्षेस बोलते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस भी बोला जाता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। नाम इंपॉर्टेंट है, कहां पर बना है, बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है, याद रख लेंगे आप लोग। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। आगे आ जाओ। हिमांशी टोकस जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई है। यह भी आप लोगों का एपीओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जितना भी पहली पहली बार काम होगा सारा, वो सारा का सारा इंपोर्टेंट है यूपी एपीओ के लिए। तो याद रख लेना, हिमांशी टोकस जो है, आप लोगों को याद रखना है, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई। जो कराटे होते हैं ना, कराटे आप लोग देख भी पा रहे होंगे इधर, तो पहली खिलाड़ी बन गई है। इनका नाम आपको याद रखना है। दिल्ली की रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो दिल्ली की रहने वाली हिमांशी टोकस जूडो में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। यह उपलब्धि जूनियर महिला वर्ग 63 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल की है। भारत की ओर से ऐसा मुकाम पाने वाली पहली जूडो खिलाड़ी है। तो बस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परिवार और प्रेरणा बस आपके पढ़ने के लिए लगा रखा है। इसको आप लोग बस खाली पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं करना आप लोगों को। एशिया के अंदर भी ये नंबर 1 है। अगली न्यूज पर आ जाओ जल्दी से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है। ये आप लोगों को याद रखना है, ट्रिब्यूनल बनाए, ट्रिब्यूनल जो आप लोग पढ़ते हो ना 263 आर्टिकल में अधिकरण, 262 में है या 263 में है, बताना मुझे। जो आप लोग पढ़ते हो ट्रिब्यूनल, 262 होगा या 263 होगा। एक में तो अधिकरण है और एक में आप लोगों का रिवर वाटर डिस्प्यूट, नदी जल विवाद। ट्रिब्यूनल कौन से आर्टिकल में आएंगे? 263 में, बिल्कुल ठीक है लीना। ट्रिब्यूनल यहां पर आ जाएंगे और इसमें आ जाएंगे नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट। जितने भी है ना राज्यों के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में, महाराष्ट्र और जो आप लोगों का आंध्र प्रदेश वगैरह, ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो नदियों के जल को लेकर होते हैं। डिस्प्यूट आप लोगों का 262 में, पॉलिटिकल क्लास में आप लोग पढ़ोगे ये सारी चीजें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्या किया? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है। याद रखेंगे आप लोग। परिचय क्या देना है इसको, चलो पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्री द्वारा औपचारिक शुभारंभ, जीएसटी प्रणाली में विश्वास मजबूत होगा। ठीक है, क्या है? केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। वैधानिक लिखा है, आर्टिकल में मेंशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अपीलीय पुनरीक्षण प्राधिकरणों के आदेश के खिलाफ अपील सुन सकता है। अगर आपका जीएसटी से संबंधित कोई भी मामला है, ठीक है, तो आप यहां पर जाकर अपील कर सकते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, पढ़ लेते हैं फटाफट से। करदाताओं के लिए स्वतंत्र और विशेष मंच है। व्यवस्था पूर्वानुमेयता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। उद्देश्य वन नेशन वन फोरम, पूरे भारत के लिए एकीकृत अपीलीय मंच। छोड़ दो। अब यहां से जीएसटी आ गया आप लोगों का। जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। पहले तो मुझे बता दो संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन कौन सा था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? कितने टाइप का होता है ये जीएसटी? और जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल भी बताना आप लोगों को। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल बता दो फटाफट से। आर्टिकल क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2016। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 है क्या, या 2017 होगा? बताना कब लागू हुआ ये संविधान संशोधन? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ भारत के अंदर। कितने टाइप का होता है सर जी? 3 टाइप का, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने।
जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल और बता दो जल्दी से। 206, 206 नहीं होगा, 1 जुलाई 17। हाँ बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल हो जाएगा 279A। 279A हो जाएगा बच्चों आर्टिकल, जिसमें क्या जीएसटी काउंसिल का जिक्र है। और इसकी जो अध्यक्षता करता है, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है आप लोगों की, उसकी अध्यक्षता करता है कौन? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी निर्मला सीतारमण है ताई जी, वो करती है इसकी अध्यक्षता। और वित्त मंत्रालय, तो वित्त आयोग को पढ़ लो फटाफट से। वित्त आयोग इधर लिख देंगे आप लोग, वित्त आयोग। चलो थोड़ा साफ सा लिख लेते, वित्त आयोग, ठीक है। पहले वित्त आयोग के लिख लेना केसी नियोगी। क्या मैं ठीक हूं क्या? केसी नियोगी थे ना पहले वित्त आयोग के। अभी कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग। 16वां, 15वें के एनके सिंह, 16वें के बने कौन? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बने हैं 16वें के। इसके सदस्य भी पढ़ के चले जाना 16वें नंबर के, कौन कौन इसमें मेंबर है वो भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यूपी एपीओ यहां से पूछ चुका है क्वेश्चन। शायद 14th नंबर या 15th नंबर के आप लोगों से वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं यूपी एपीओ के अंदर। हाँ जी, अरविंद पनगड़िया, ये जो आप लोगों के नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। याद रखना आप लोगों को, आर्टिकल क्या हो जाएगा? 280 में फाइनेंस कमीशन, और 281 में क्या हो जाएगा? इसके रिकमेंडेशन से सारी जितनी भी वित्त आयोग आप लोगों की सिफारिश ही करता है वो हो जाएगा। इसका काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में धन के बंटवारे को लेकर क्या करना? सिफारिश करना, कि कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए, इस चीज की सिफारिश करता है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री हर्षिता, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, फाइनेंस कमीशन। मिनिस्ट्री तो अलग है, फाइनेंस कमीशन लिखा है यहां पर, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो इनके पास है, वित्त मंत्रालय, जो हमारी निर्मला सीतारमण है, ये जो खड़ी है ना ताई जी बीच में, ये वाली, ये निर्मला सीतारमण है, इनके पास है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इनके पास ये जो अरविंद पनगड़िया, इनके पास है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, दोनों अलग अलग चीज है। हाँ, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, जो ये डिमांड करता है कि कौन से स्टेट को कौन सा कितना पैसा मिलना चाहिए, इस चीज की सिफारिश करता है सरकार से। कौन? आपका फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ये आपको याद रखना है। कितना बचा एक बार देख लेते हैं जल्दी से। मुझे आर्टिकल 275 और बता दो। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का अनावरण किया है। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का उद्घाटन किया। देखो, रेल पे से ही लॉन्च कर दी जाएगी मिसाइल। याद रख लेना किसने लॉन्च किया है, पहली बार हुआ है, तो इंपोर्टेंट है यूपीएपीओ के लिए, डीआरडीओ ने किया। भारत ने अग्नि प्राइम का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है। पहली बार रेल नेटवर्क पर गतिशील प्लेटफॉर्म से मिसाइल, चलती ट्रेन के ऊपर से मिसाइल फायर कर सकते हैं अब हम लोग, ये आपको याद रखना, डीआरडीओ ने कारनामा कर दिया है। रेल आधारित लॉन्च की सिस्टम की क्या विशेषता है? राष्ट्रीय रेल नेटवर्क पर गतिशील रहकर कहीं भी तैनात हो सकती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। प्रक्षेपण की दृश्यता कम होती है, सुरक्षा में वृद्धि होगी। याद रखेंगे, बस इतनी सी बात है। बस सीधा सीधा याद रख लेना किसने लॉन्च की है। अग्नि प्राइम की क्षमता आपसे पूछी जा सकती है, जो हमारी मिसाइल है अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम मिसाइल की कितनी मारक क्षमता है? तो मारक क्षमता कितनी हो जाएगी? 2000 किलोमीटर तक ये फायर हो सकती है, 2000 किलोमीटर तक मार सकती है दुश्मन को। ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट, बिल्कुल ठीक है। राज शर्मा का ठीक है, ईशु त्यागी ने बताया बिल्कुल ठीक है, और बुशरा का भी ठीक है। राज्यों को जो अनुदान मिलता है ना, जो ग्रांट्स दिया जाता है, वो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। तो याद रख लेना, रेल से लॉन्च कर सकते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल को हम लोग। किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ के बारे में आप सभी को पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी है? ये बनी आप लोगों की 1958 में बनी है, 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। और समीर वी कामत, समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे बच्चों, समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। इसरो का मुझे बता दो जल्दी से, इसरो का मुझे बता दो, इसरो का।
इसरो कब बनी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। कितने बच्चों को पता है इसका हिंदी में नाम बताना? हिंदी में मुझे नाम बताओ इसका। 1969 में बनी है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में। बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस सिटी भी बोलते हैं, साइंस सिटी, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बेंगलोर के अंदर अभी क्या क्या काम हुए आप लोगों को याद रखने हैं। साइंस सिटी की बात हो, पिंक सिटी हो जाएगा आप लोगों को जयपुर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और डीएलआ एआई के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। एआई से रिलेटेड जितना भी डेटा यूपी एपीओ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज की इस क्लास के। आप किसी के कोई क्वेरी है, कोई आप लोगों को क्वेरी है, सजेशन कुछ देना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम लोग 5 मिनट उस पर चर्चा कर लेंगे। इसरो नहीं पता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी, आप लोगों को याद। हाँ, संगठन बिल्कुल ठीक है स्नेह का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपने ठीक लिखा है। अब मुझे बता दो जल्दी से और कुछ क्या याद कराया जाए आप लोगों को। करंट अफेयर का कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो रिवीजन हो जाए। चलिए फिर भी देख लेते हैं कुछ रिवीजन का अगर होगा आप लोगों के लिए। नहीं कुछ अभी, या तो कुछ अलग टॉपिक हो इम्पोर्टेंट। हिंदी बजट को, जीएसटी का एक्ट कौन सा था? 101वें नंबर का था इशू जी। 122वां ये जो था विधेयक था आप लोगों का, और जो आप लोगों का संशोधन है वो था 101वें नंबर का संशोधन। ये आपकी करंट अफेयर की मैगजीन है, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो बजट में है आप लोगों की। 122वां बिल था, ठीक है, जो ये पेश हुआ था ये था 122वें नंबर का बिल। बजट में देखो मैं आपको बताऊं, बजट में एक तो 4 इंजन याद रखना, आपसे ऑप्शन देगा 4 और पूछ लेगा कौन सा बजट के 4 इंजन में शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। पहले चलो शुरू से ही आ जाते हैं, शुरुआत से देख लेते हैं इसको। बजट को हरियाणा एडीए के लिए किस मंथ तक करंट अफेयर करना है, ये आपको देखो हरियाणा के लिए कम से कम 2025 से तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि पहली बार आ रहा है हरियाणा में जीके। तो जनवरी से लेके अब तक का जितना भी हो चुका है, और नवंबर और दिसंबर पिछले 2 महीने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, कब पेश होता है? 1 फरवरी 2025 को। इसकी थीम इंपोर्टेंट है बच्चों, सबका विकास। इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, सबका विकास। निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया और मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। तो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, आपसे पूछ लेगा लगातार, लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया है? तो याद रख लेंगे किसने किया सबसे ज्यादा बार, लगातार किसने किया है, वो क्या किसने? ताई जी ने किया, निर्मला सीतारमण ने। और आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा बार पेश किसने किया है, तो मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार पेश किया है सबसे ज्यादा बार। लगातार की बात करूं तो 8 बार लगातार बजट पेश किया किसने? निर्मला सीतारमण ने। किसको पीछे छोड़ दिया? मोरारजी देसाई को, जिन्होंने 6 बार पेश किया था। सबसे ज्यादा पूछे तो 10 बार मोरारजी देसाई, लगातार शब्द यूज कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक कुल 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ये विवांशु जी, ये मैगजीन है जुलाई 24 से लेकर जुलाई 25 की, ठीक है। तो ये 7 महीने की आपकी जो है, सॉरी 1 साल की पिछली मैगजीन है, ये आप लोगों को याद रखना है। आप किसी को कोई डाउट है किसी बच्चे का, तो मुझे आप लोग जल्दी से शेयर कीजिएगा बच्चों।